Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्न भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 जरूर लगाएं। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines first. Well, at the stock market, snapping 6 days of gains, Sensex loses 306 points. Nifty slips 88 points. But the rupee appreciates 13 paise against the dollar. Axis Bank's first quarter standalone profit shoots up 91% to 4,125 crore rupees. And Brent crude oil prices trade higher at just under $104 a barrel. शेयर बाजारों में 6 दिनों से जारी गिरावट बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए सेंसेक्स 306 अंक गिरा। निफ्टी 88 अंकों के नुकसान में रहा। हालांकि रुपए में डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती हुई दर्ज। एक्सिस बैंक का पहली तिमाही का स्टैंड अलोन लाभ 91% के उछाल से 4,125 करोड़ रुपए रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $104 प्रति बैरल के नीचे हुई बंद। शेयर बाजारों में 6 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की मंदी से 306 अंक टूटकर 55,766 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% की गिरावट से 88 अंक कम होकर 16,631 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त दर्ज हुई, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% की गिरावट में रहा। At the stock markets, snapping 6 days of gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 306 points or 0.6% to close at 55,766 today. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 88 points or 0.5% to 16,631. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index ended with marginal gains, but the Small Cap Index shed 0.1%. Sectorally, on the BSE, the Auto Index declined 1.7%, Energy Index dropped 1.3%, Telecom Index lost 1%, Oil and Gas Index slipped 0.9%, the Healthcare Index fell 0.7%, and Consumer Discretionary Index slid 0.6%. Among advancing indices, the Metal Index advanced 1.5% and the Capital Goods and Basic Material Index gained 0.5% each.
और अब कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं। एक्सिस बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना स्टैंड अलोन प्रॉफिट वार्षिक आधार पर 91% के उछाल से 4,125 करोड़ रुपए हो जाने की सूचना दी। पहली तिमाही में संकटग्रस्त ऋणों का सकल एनपीए रेशियो 2.76% रहा। इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 2.82% था। टेक महिंद्रा ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 16% कम होकर 131 करोड़ 60 लाख रुपए दर्ज होने की सूचना दी। हालांकि टेक महिंद्रा का रेवेन्यू इस दौरान वार्षिक आधार पर 24.6% के उछाल से 12,708 करोड़ रुपए हो गया। और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 13 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 79.73 दर्ज हुई। And now, friends, we are joined by Bharat Bhushan calling us from Delhi. जी भरत जी सवाल पूछे। जी मैडम नमस्कार। लालिमा मैडम आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आप रेनबो पे आते रहते हैं अक्सर। अच्छा हरवीर सर जी 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 मेरा प्रश्न ये है सर कि जो रुपया मजबूत होता है या रुपया कमजोर होता है तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल ये है सर कि कोरोना काल से लेके अब तक बैंकिंग सेक्टर खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली है। क्या अब ये सिलसिला टूटेगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बाहर आएगी? धन्यवाद सर। देखिए जो रुपया और डॉलर का जो है उसका मजबूत होना या कमजोर होना वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। एक्चुअली रुपया हमारा लगभग फ्री फ्लोट है, वो डिमांड सप्लाई उसका जो एक्सचेंज रेट है उसको तय करती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो उस वक्त फिर आरबीआई इंटरवीन करता है, जैसे कि पिछले दिनों आरबीआई ने किया, जिससे कि एक जो टारगेट लेवल है उससे ज्यादा रुपये में गिरावट ना आए। तो ये जरूरी भी होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अगर रुपया वीक होता है तो हमारा इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत है और हमारा खासतौर से जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनका काफी बड़ा इंपोर्ट है, मेटल्स का भी है और कुछ फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी है। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, तो ऐसे में वीक रुपये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये फैक्टर है। जहां तक अगर रुपया कुछ स्ट्रांग होता है तो उसके बेनिफिट्स तो हमें होंगे ही होंगे। हालांकि वीक रुपये का फायदा जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा होता है क्योंकि उनको डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपया मिलता है और वो एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो उसके दोनों पहलू हैं, इसीलिए किस तरह संतुलन रखा जाए उसको लेकर के आरबीआई अपना कदम उठाता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, बैंकिंग में बाहर बैंकिंग में देखिए प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो देखिए पिछले जब सबको पता है कि जो कोरोना की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी, डेफिनेटली बैंक्स का क्या है, बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं और क्रेडिट देते हैं। तो अगर क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा होगा तो उनको फायदा होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका बेहतर रहता है। तो इस पे डिपेंड करता है, इधर क्रेडिट ऑफटेक में थोड़ा तेजी आई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो जितना इसमें बढ़ोतरी होगी उतना उनको फायदा होगा और सेक्टर जो है वो बेहतर स्थिति में जाएगा। अगले कॉलर है कोलकाता से अतानु साहा। बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्र में, अपना सवाल पूछिए। हाँ कोलकाता अतानु साहा। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ मेनी मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस वर्किंग नाउ? हाउ मेनी मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस working now? And second, how we citizen of India and non-resident of India reduce currency fluctuation by doing so, other than RBI intervention systems? Thank you. Exchange depends which currency you need to get exchange. तो मीडियम तो हर करेंसी के लिए रुपए का जो है वो अलग अलग होता है। डॉलर के साथ अलग होगा, यूरो के अलग होगा, सिंगापुर डॉलर के साथ अलग होगा। सो इट डिपेंड्स विच करेंसी यू नीड। इंडिविजुअल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट कंपनीज अक्सर जो फ्यूचर मार्केट है उसमें हेजिंग करती हैं कि अपने जो एक्सचेंज रेट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होता है और उसमें लोग करते भी हैं। और इसलिए जो मार्केट में कैसे एक्सचेंज रेट मूव करता है जो वो उससे भी प्रभावित होता है और वहां से कुछ इंडिकेशन भी आता है।
और NRIs और सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो कह रहे थे क्या रोल प्ले कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन में करेंसी की? नहीं, बेसिकली देखिए इंडिविजुअल का ऐसा तो नहीं है। NRI डेफिनेटली अगर हमारे पास रेमिटेंसी ज्यादा आएंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो बैलेंस होगा वो ज्यादा होगा एंड वो हमारी करेंसी को मजबूत करता है। और RBI ने अभी कई कदम भी उठाए हैं अट्रैक्ट करने के लिए इनफ्लोस को। हाँ, RBI ने देखिए एक तो रूपी में उसके लिए ट्रेड के लिए कुछ नॉर्म्स किया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका फिर ये था कि किस तरह से और डॉलर के इनफ्लो को जो है बढ़ाया जाए। वो सारे स्टेप्स इसीलिए हैं कि रुपया थोड़ा मजबूत रहे। Does buying made in India also help the Indian economy? डेफिनेटली अगर आप इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे और हमें डॉलर कम खर्च करने पड़ेंगे इंपोर्ट के लिए तो वो तो रुपये के लिए पॉजिटिव होगा ही। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज 6 दिन लगातार बढ़ने के बाद सेंसेक्स में जो गिरावट आई है, क्या आप उससे चिंतित हैं या नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये जो एक तो जो पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया था बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ। आई थिंक अक्टूबर के बाद पहली बार इतना लंबा ये उसमें चेंज आया था पॉजिटिव। अभी क्या है कि मार्केट में दुनिया में जो चीजें चल रही हैं मार्केट सीधे उससे प्रभावित हो रहा है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक फंडामेंटल्स और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो एक फैक्टर होता ही है हमेशा, लेकिन क्योंकि मार्केट में जो फ्लो है वो बाहर से भी होता है, FIs का, FPIs का, तो जो कैपिटल फ्लो है वो कैसे प्रभावित होगा। फिर अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज को लेकर के इश्यूज हैं, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका फ्यूचर का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारे फैक्टर हैं। क्योंकि अभी कई बड़ी इकोनॉमी यूरोप में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर के भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रिसेशन में जाए वो इकोनॉमी, और क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन रेट भी काफी है और अभी जो अमेरिकी फेड रिजर्व जो है वो रिव्यू करने वाला है और शायद 27 तारीख को उनका डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो अगर इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ेगा तो उसका ये मानिए कि देन जो कैपिटल है दैट विल मूव टुवर्ड्स अमेरिका। तो उससे फिर जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसमें हम लोग भी हैं, चाइना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, इन सब में जो है उन पे असर आता है। We are now joined by Gurunath calling us all the way from Thane. जी गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछे गुरुनाथ जी। हरवीर सिंह योगीनाथ जी नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो एक मदद के तौर पर हमारी गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान को जो 50,000 मेट्रिक टन जो गेहूं दिया हुआ है सर, ये क्या MSP पे गवर्नमेंट खरीदी हुआ रहता है क्या? और हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेती है? क्योंकि मैं देखता हूँ अभी जो गरीब कल्याण जो मुफ्त में जो अनाज बांटा जाता है जो कोरोना काल में, तो बहुत से राशन दुकानों के ऊपर वो गेहूं तो गायब मतलब देते हो, हाँ बोले सप्लाई नहीं है, खाली वो अपना चावल नहीं देते। थैंक यू। असल में देखिए कि जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं, जियो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, तो उसको ख्याल में रखते हुए किसी भी देश को कई सारे फैसले लेने होते हैं। तो उसके लिए जैसे अफगानिस्तान को भी जरूरत है तो हमने उनको गेहूं दिया है और मदद जो है वो करते, जैसे अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम है वहां हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। तो ये एक तरीके के कूटनीतिक फैसले होते हैं और उसमें बहुत सारे आयाम होते हैं उसको सिर्फ आप आर्थिक एस्पेक्ट से नहीं जोड़ सकते। तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में लेकर के सरकार इस तरीके के फैसले करती है। और आगे एक कॉलर है दिल्ली से, अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछे। हेलो नमस्कार मैम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि जो फुल रूपी कन्वर्टेबिलिटी होती है वो हमारे यहाँ अभी है नहीं शायद, तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? फुल रूपी कन्वर्टेबिलिटी, देखिए फुल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी करेंसी के साथ आप उस तरीके से उसको रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उस करेंसी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस तरीके का
अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। वो आपके बिजनेस एक्टिविटी, ट्रेड को डेवलाइज करता है, लेकिन उसमें अगर अचानक वॉलेटिलिटी होती है तो फिर वो इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। इसीलिए हम लोग अभी उस तरफ नहीं गए। कई बार इस तरह की चर्चाएं भी हुई कि रुपये को फुल कन्वर्टेबिलिटी में लाया जाए, बट मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकर है, जो रेगुलेटर्स हैं, उनका मानना है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अन्य एशियाई बाजारों के आज के प्रदर्शन पर। यूएस फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों से जुड़ा फैसला आने और दूसरी तिमाही के लिए अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी होने से पहले एशियाई बाजारों में आज अधिकतर गिरावट का रुख था। जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% की गिरावट में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की मंदी रही और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की गिरावट थी। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में हल्की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 0.4% की बढ़त पर था। चीन में रियल्टी क्षेत्रों में उछाल शुक्रवार को चीन के अध्यक्ष ली चियांग के उस वक्तव्य के बाद आया जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है और संभावित सरकारी फंडिंग का भी संकेत दिया है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 0.3% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक में 0.2% और जर्मनी के डैक्स में 0.5% की गिरावट चल रही थी। जो चीन की खबर है कि वहां पर रियल एस्टेट कंपनियों को समर्थन देने की बात कही गई है, ये आपको कितना पॉजिटिव और कितना चिंताजनक लगता है कि वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ क्राइसिस की क्या कुछ भनक लग रही है? देखिए, चीन की इकोनॉमी को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक तो वहां का रियल एस्टेट सेक्टर संकट में आया, इसीलिए मदद देने की जरूरत पड़ी, और जो मिडिल क्लास है उसका काफी सारा इन्वेस्टमेंट है, प्लस वहां कुछ बैंक्स को लेकर के भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये जो थोड़े संकेत वहां से आ रहे हैं, वो संकेत बहुत सकारात्मक नहीं है, क्योंकि एक तो चीन को लेकर के कई सारे सवाल उठते हैं कि उनका वो करेंसी का मैनिपुलेशन करते हैं, या फिर जिस तरीके से वहां कंपनीज का एक्सपेंशन होता है उसको लेकर के है। तो रेगुलेशन के लेवल पर उनका जो क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन है उसको ग्लोबली या जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो हमेशा उसको सवाल में रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि काफी हद तक ये रेगुलेटेड सिस्टम है गवर्नमेंट का, मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बजाय। तो उसमें आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां हमेशा एक बड़ा रिस्क लेकर के चलते हैं, क्योंकि स्टॉक्स हैं। आप अगर देखेंगे कि उनकी कई बड़ी टेक कंपनीज का वैल्यूएशन एकदम से बहुत तेजी से गिरा, तो या तो गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि कुछ गड़बड़ है, इसको करेक्ट करना है, तो लेकिन जो बाहर लोग हैं वो कैसे समझेंगे कि आपका ये करेक्शन है या इसकी स्थिति वैसी है। वहां पर कुछ लोगों के सड़कों पर आने की बातें आई, क्योंकि उनका पैसा डिपॉजिट्स में उनको उसमें श्योरिटी का एक सवाल खड़ा हो गया था, और इसलिए ये रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट का बहुत एक्सपेंशन है चाइना में जी, और उसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वॉल्व है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर रियल एस्टेट किसी भी इकोनॉमी के लिए रिस्की होता है, हम अगर जाएं 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस आया था जी, तो सब प्राइम वाला जो था यूएस का, उसके पीछे तो रियल एस्टेट ही था जी। Well, we're now joined by Naveen calling us from Hyderabad. Yes, Naveen, please ask a question. Hello? हेलो। Yes, Naveen ji, please ask a question. अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है आगे, वो हाउसिंग लोन सेक्टर में कैसे प्रभावित होगा, और लोन टेकर को और लोन गिवर को भी? जाहिर सी बात है, देखिए जब ये इंटरेस्ट रेट का जो भी तब्दीली होगी अपवर्डली, तो उससे जो बोरोवर है उसको तो ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जो बैंक्स हैं वो ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जो खासतौर से जो फ्लोटिंग रेट्स जो है वहां पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बैंक्स ने बढ़ाए भी हैं, तो अगर जितना भी अपवर्डली इसमें चेंजेस आएंगे वो एक बोरोवर के ऊपर प्रेशर आएगा, और जाहिर सी बात है जो डिपॉजिटर्स है उसके लिए भी उसका अलग पहलू है, क्योंकि डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाए हैं। Harvey, US federal decision of hiking interest rates, do you think that it's going to happen, because they increased by 75 basis points, which was the highest in the
last few years. Do you see that happening, the increase in interest rates happening over there? Actually, majority of the economic experts feel that it is almost certain that there will be a big increase in interest rate there, because latest data, it is 9.1% is the inflation rate, which is the highest in 40 years. Right. And even this 0.75% increase of interest rate, previous increase, was also very high in a very, I think in decades or so. But they're assuming whether this increase will be 0.75% or 1%. So that's why, as per some experts, they say that it is already assumed that 0.75% is already covered in this market movements and fluctuations already. Markets have assumed that. But if it goes 1%, then it will affect in a big way. आइए अब चले भिलाई, जहां से राम नारायण है हमारे अगले श्रोता हमारे साथ। राम नारायण जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम रवि नारायण है। जी रवि नारायण जी, माफ कीजिएगा। मेरा सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले हरवीर जी जो बोल रहे थे कि कन्वर्टिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन था, तो मेरा क्वेश्चन है कि फ्री फ्लो और कन्वर्टिबिलिटी, रुपये के कन्वर्टिबिलिटी और फ्री फ्लो में क्या फर्क है, और आरबीआई जो बीच बीच में जो अभी जैसे $55 बिलियन जो यूज की, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये कंट्रोल्ड रुपी है कि क्या है ये, जबकि मेरे नॉलेज से रुपी को जो है फ्री फ्लो कर दिया गया था, तो उसके बाद आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? थैंक यू। नहीं, देखिए, फ्री फ्लो का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जिस तरीके का एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड निकली है, और वो तब तक डॉलर की डिमांड होती है बेसिकली, तो उसके लिए आप पे करते जाएंगे, लेकिन बियॉन्ड ए लेवल डेफिनेटली आरबीआई इंटरवीन करता है। तो ये कंप्लीटली फ्री नहीं है, फिर तो आप वो कन्वर्टेबिलिटी वाला हो जाए कि आप कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी कहीं भी उसको अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट उस तरह से करेंगे जो भी अवेलेबल होगा, वो संभव भी नहीं है। तो और मार्केट इंटरवेंशन के लिए आरबीआई डॉलर को मार्केट में लेकर के आता है, और इसीलिए जो है अगर आप देखें कि काफी सारा जो डॉलर है वो आरबीआई ने इसके लिए इस्तेमाल किया, और उसके चलते हमारा जो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा कम भी हुआ उसके चलते। तो ये एक बड़ा चेंज है इसमें। तो और ये क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज तो है, लेकिन उसको इस तरीके से आप फ्री भी नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ इंडिपेंडेंटली मूव होता रहे। और जैसे उन्होंने कहा कि वॉलेटिलिटी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये सेड कि यू बाय एन अम्ब्रेला टू यूज इट ड्यूरिंग रेन। यस, बिकॉज अगर बिल्कुल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्क कि जो एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर्स हैं कि एक सर्टेन बैंड के अंदर अगर चलता है एक्सचेंज रेट, तो वहां थोड़ा बहुत सारे डिसीजन, बिकॉज इट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली, तो इसीलिए फिर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। वेल, वी आर नाउ जॉइंड बाय गौरव ऑनलाइन फ्रॉम गाजियाबाद। यस गौरव, आस्क अ क्वेश्चन। हरवीर जी नमस्ते। ये जो किसान उपज मंडी जो कानून लाया था वो तो लागू नहीं हो पाया, उसको क्या लिबरलाइजेशन बोलेंगे या वो एक स्टेप पीछे हो गया? अभी क्या आगे क्या होगा इसका? और दूसरा सर, ये जो गरीब किसान होते हैं, क्या वो मिलके कोऑपरेटिव बना के एक कोई ऐसा स्कीम है सरकार की जिसमें हम उस कोऑपरेटिव में गरीब किसान जाए, जिससे उसको वहाँ पे उत्तम बीज और खाद और एग्रीकल्चर मशीनरी मिले आसानी से, जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ा ले शेयरिंग यूज करके? क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है क्या जिसमें छोटे किसान को ये फायदा मिले? थैंक यू। देखिए, जो मार्केट में कानून की बात है वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो गवर्नमेंट का ये नहीं था, उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। वो एक नया कानून लाए थे कुछ दूसरा विकल्प देने के लिए, ट्रेड एरिया क्रिएट करके, वो तो अब नहीं हो पाया है बिकॉज वापिस हो गया है। अदरवाइज मार्केट्स रेगुलेटेड है और वहां पर वो कानून काम करते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि अगर कलेक्टिव जिसे हम बोलते हैं कि सामूहिक रूप से कुछ किसान साथ में आए, खासतौर से छोटे किसान या बड़े किसान भी हो, ये प्रोविजन मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार करती है, बट सरकार उसके लिए फैसिलिटेट करती है, एनकरेज करती है कि आप अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, उसके मेंबर्स होंगे, तो वो फिर कलेक्टिवली अपना इनपुट भी खरीद सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को भी बेच सकते हैं। उसके साथ ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आया है, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एफपीओ कहते हैं। और एफपीओ को आप एज ए प्रोड्यूसर कंपनी, सोसाइटीज एक्ट
और कोऑपरेटिव और ट्रस्ट, इन सब में आप बना सकते हैं। एक सर्टेन नंबर उसमें है कि उतने फार्मर्स एक साथ आएंगे, और एफपीओज के लिए गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल के लिए मदद भी करती है। अभी जो है उसके लिए इंसेंटिव्स भी है, गाइडेंस भी है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं या कोऑपरेटिव की बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको उसके ऊपर काम भी करें। नाबार्ड काम करता है, नेफेड करता है, एनसीडीसी करता है, कि वो लोग एनकरेज कर रहे हैं कि एफपीओज बने। और उसका मकसद ही ये है कि आप कलेक्टिवली आप बार्गेन कर पाएं जब आपको अपनी उपज बेचनी है, और आपके पास एक क्वांटिटी हो। बिकॉज छोटे किसान के पास क्वांटिटी कम होती है, लेकिन आप कलेक्टिवली जब उसको मार्केट करने जाएंगे, मान लिया 500 फार्मर्स का एक एफपीओ है या कोऑपरेटिव है, तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। प्लस जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें क्रेडिट सोसाइटीज भी हैं, तो वो क्रेडिट भी देती है फार्मर्स को, और उसके लिए सरकार भी उसमें हेल्प करती है। तो ये नाबार्ड भी करता है। तो ये कई सारे स्कीम्स और प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद हैं, और देश भर में बहुत सारी जगह इस तरह की कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, और कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑपरेटिव की शक्ल में काम कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अब कोशिश हो रही है। पैक्स को कंप्यूटराइज करने के लिए एक स्कीम पिछले दिनों कैबिनेट ने अप्रूव की है, सेंटर और स्टेट मिलकर के उसमें हर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्यूटराइज करेंगे, जिससे कि उनका कामकाज बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो। इज मदर डेयरी a result of a cooperative? मदर डेयरी इज बेसिकली ए मार्केटिंग आर्म, एंड ये सब्सिडरी है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। तो एनडीडीबी इज ए बॉडी to promote dairy sector in the country as under the Act of Parliament. So, Mother Dairy is a subsidiary of NDDB. But mandate is that Mother Dairy will buy milk and fruits and vegetables from the farmers cooperative or farmers, and will provide market to them in the big cities like Delhi NCR. So, the objective is same, that to provide a better income to the farmer, better income realization to the farmer by providing them the market. हमारे अगले श्रोता हैं कृष्णा एमपी से। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। ये मैम ईबेटा पूछना था, ईबेटा क्या होता है कंपनी के रिगार्डिंग में? जी, EBITDA जी। ये अर्निंग बिफोर इनकम एंड डेप्रिसिएशन ये होता है उसमें। टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ, वो टैक्स भी उसमें है, टैक्स है बेसिकली देयर इज EBITDA। सो बेसिकली एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को आंकने का एक तरीका है। हाँ, बट प्रॉफिटेबिलिटी देन यू हैव टू डिडक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड ऑल। इट इज बेसिकली अर्निंग्स है, उसे टॉप लाइन कह सकते हैं आप, जो है ना उस तरीके से। राइट। Let's take a look at oil now. Global crude oil prices rose today as the market balanced supply fears with expectations that rise in U.S. interest rates would weaken fuel demand. So the Brent crude futures for September settlement rose 79 cents to trade at 103.99 a barrel. The U.S. crude futures advanced 82 cents to $95.52 a barrel. और अब चलते हैं सोने की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ 51,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1,331 रुपए की भारी गिरावट से 54,351 रुपए प्रति किलो पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बिना किसी खास बदलाव के $1,726.80 प्रति आउंस पर था। चांदी $18.62 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आप क्या कहेंगे, सोने की कीमतें आपको लगता है कि गिरावट के ट्रेंड में ही रहेंगी अभी? नहीं, देखिए, क्योंकि तो ड्यूटीज बढ़ी है और डिमांड कम है, और अभी ऐसा कोई सीजन नहीं है, तो इसलिए और गोल्ड को अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं देखा जा रहा, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबली। आई थिंक पीपल आर स्टोरिंग मनी फॉर इन केस ऑफ रिसेशन और दैट काइंड ऑफ अ पीरियड। आई डोंट थिंक वी आर अवे फ्रॉम कंट्री। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवीर जी। धन्यवाद।
And before we close, friends, as a reminder, the headlines at the stock markets snapping 6 days of gains. Sensex loses 306 points. Nifty slips 88 points, but the rupee appreciates 13 paise against the dollar. Axis Bank's first quarter standalone profit shoots up 91% to 4,125 crore rupees. And Brent crude oil prices trade higher at just under $104 a barrel. Well, that's all we have for you in this session of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.